you all know we had already discussed basics of resonance and how to draw resonating structures. So today we are proceeding with our second and most important lecture of resonance. Today we are going to discuss how to decide stability of resonating structures. From competitive और objective point of view, this topic is very important. Most of the times आपको 4 स्ट्रक्चर दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि विच ऑफ दिस इज मोस्ट स्टेबल, या फिर कौन सा स्ट्रक्चर है जो इम्पॉसिबल है, या फिर आपको बोला जाएगा कि आप स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड कीजिए. तो आप किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर्स की, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं. हम वन बाय वन वो रूल्स देखेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. So we are starting with rules to decide stability of resonating structures. इन rules की एक priority series होती है. आप इनको एक सीरीज में ही देखेंगे कि आप फर्स्ट जो रूल है दैट विल रिमेन फर्स्ट. पहले आप सबसे पहले फर्स्ट रूल चेक करेंगे, देन यू विल प्रोसीड विद सेकेंड. आप एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम इसे देखेंगे. फर्स्टली हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. हमारे पास दो जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हैं, CH3O, CH2. यहाँ है पॉजिटिव और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमें दिया है दैट इज, इसके पास यहाँ लोन पेयर्स हैं, ये यहाँ शिफ्ट करेगा अपने लोन पेयर्स, तो इसका ये चार्ज चला जाएगा. तो क्या मिलेगा हमें, CH3O पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2. सो व्हाट डिड फर्स्ट रूल से? एज पर फर्स्ट रूल, स्ट्रक्चर विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स इज मोर स्टेबल. दैट इज, जिस भी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा. स्ट्रक्चर विद मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स इज मोर स्टेबल. ऐसा क्यों है? जैसे अगर हम ये जो एग्जांपल लिखा है इसे लें, इस स्ट्रक्चर में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, 2, और इसमें कितने हैं, 1, 2 एंड 3. दिस इज 1 एंड दिस इज 2. तो स्ट्रक्चर 1 में जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स का नंबर कितना है, 2, और स्ट्रक्चर 2 में कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, 3. तो इस रूल के अकॉर्डिंग जिस भी स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा. तो क्या होगा, 2 इज़ मोर स्टेबल देन 1. अब ऐसा क्यों है? अगर आप देखोगे तो कि एक बॉन्ड के इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है. तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी हीट जो है, एनर्जी जो है रिलीज होगी, और एनर्जी हीट रिलीज होगी तो कम हो जाएगी एनर्जी. एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. एक्सोथर्मिक प्रोसेस से क्या होगी, एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जी डिक्रीजेज, और जिसकी एनर्जी कम वो ज़्यादा स्टेबल. तो एनर्जी डिक्रीजेज देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेज. तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड्स का नंबर ज़्यादा होगा वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेज. सो लेट्स प्रोसीड विद द सेकेंड रूल. हम फिर से एक एग्जाम्पल लेंगे. पहले अगर हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स दिए हैं हमें रेजोनेटिंग, CH2 CH NH2, N के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ देगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो हमें क्या मिलेगा, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड NH2. N ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो ये आ गया पॉजिटिव. पॉजिटिव क्या है पता है ना आपको, क्योंकि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है इसके, इसलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. दिस इज स्ट्रक्चर 1 एंड दिस इज स्ट्रक्चर 2. अगर आप अब फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर हम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स देखें तो यहाँ भी 3 हैं, 1, 2 एंड 3, और इस स्ट्रक्चर में भी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, 3 ही हैं, 1, 2 एंड 3. सो अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम होते हैं तो देन हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि चार्ज क्या है. तो सेकंड रूल क्या बोलता है कि न्यूट्रल स्पीसी जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू चार्ज स्पीसी. किसी भी स्पीसी पे अगर चार्ज है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि चार्ज होना कोई अच्छी बात नहीं है. वो आसपास वाले अपने से अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता रहेगा, किसी को रिपेल कर रहा है, किसी को अट्रैक्ट, तो जो है पूरा मोलिक्यूल जो है वो डिस्टर्ब रहता है. तो दैट इज न्यूट्रल species is more stable as compared to charged species, as compared to charged species. तो ऊपर वाला जो हमने एग्जांपल लिया उसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 1 विल बी मोर स्टेबल देन 2, क्योंकि ये न्यूट्रल है और ये चार्ज है. इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम. हमारे पास मोलिक्यूल है RC
OH। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा रेजोनेटिंग, यहाँ ये आएगा, ये यहाँ डोनेट करेगा तो क्या मिलेगा हमें, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O पॉजिटिव एंड H। यहाँ फिर से चार्ज सेपरेशन हो गया, जहाँ भी चार्ज सेपरेशन या चार्ज स्पीसी आ गई तो स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ जो है ये स्पीसी न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो दिस विल बी मोर स्टेबल। सो 1 इज मोर स्टेबल देन 2, ये है स्टेबिलिटी, ये मैं स्टेबिलिटी लिख रही हूँ सबकी, तो 1 इज मोर स्टेबल देन 2। ये हमने दो रूल देखे कि फर्स्टली जो है हम कोवलेंट बॉन्ड्स गिनेंगे कि किस में कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है, जिस स्पीसी में कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगी। अगर फिर हमें कोई दो स्पीसीज दे दी जाए, दो मोलिक्यूल्स दे दिए जाएँ कंपाउंड्स के, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिनमें कोवलेंट नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, तो फिर हम क्या देखेंगे कि क्या कोई चार्ज सेपरेशन है या फिर वो न्यूट्रल स्पीसी है। और अगर ऐसा होता है तो न्यूट्रल स्पीसी होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू द चार्ज्ड वन। अब हम देखेंगे थर्ड रूल। फिर से हम दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड O नेगेटिव, दिस नेगेटिव विल कम हियर एंड दिस विल शिफ्ट हियर, देन वी गेट CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, दिस इज 1, दिस इज 2। अगर हम फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ठीक है, तो वो तो यहाँ क्लैश हो गया दोनों में ही। अब हम सेकेंड रूल को देखेंगे, फिर क्या होगा, यहाँ भी चार्ज -1 इस पूरे स्ट्रक्चर पे भी और इस पूरे स्ट्रक्चर पे भी -1, तो सेकेंड रूल भी अब क्लैश हो गया। तो अब हम थर्डली फिर क्या देखेंगे, अगर पहले दो क्लैश हो रहे हैं तो थर्ड हम देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मोर स्टेबल होता है, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो नेगेटिव चार्ज के साथ ज़्यादा स्टेबल है। तो थर्ड हम क्या देखेंगे, बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गिव्स मोर स्टेबिलिटी, यानी अगर मोर स्टेबिलिटी यानी अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आप ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखो तो एक में जो है फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सेकंड में कार्बन के ऊपर है। दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। सो एज इन अबव एग्जाम्पल 1 इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस बात को आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे हम बोल रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हुआ तो अनस्टेबिलिटी कोज करेगा। इसी का वाइस वर्सा है ये बात कि अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है वो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो अगर नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ जाए तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गिव्स अनस्टेबिलिटी, तो अनस्टेबल बनाएगा वो। अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है तो इस बात को वाइस वर्सा करके अगर हम बोलें तो उस बात का वाइस वर्सा क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हुआ तो वो अनस्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा और स्टेबिलिटी को कम करेगा। So our next rule, these are the first 3 rules. Now fourth rule हमें क्या बोलेगा, अगर एक से ज़्यादा चार्ज है किसी स्पीसी पे तो हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये वैसे तो आप इसे ये भी बोल सकते हो कि ये न्यूट्रल है और ये चार्ज है और चार्ज वाली कम स्टेबल होती है, वो बात भी है। लेकिन हमें फोर्थ रूल क्या बोलता है, फोर्थ हमें बोलता है कि जब जिन भी स्ट्रक्चर्स में लाइक चार्जेस एक दूसरे के आसपास होंगे वो स्ट्रक्चर्स हाईली अनस्टेबल होंगे। जैसे कि अगर एडजेसेंट कार्बन्स पे दो पॉजिटिव एटम्स हैं तो जो सिमिलर लाइक जो चार्जेस होंगे दो पॉजिटिव हैं या दो नेगेटिव हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्शन की वजह से अनस्टेबिलिटी कोज होगी। तो हम क्या लिखेंगे,
हम लिखेंगे कि स्ट्रक्चर्स हैविंग लाइक चार्जेस ऑन adjacent atoms are highly unstable। जब दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन पे होंगे तो वो स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि वहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी उतनी ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी कोज होगी और स्टेबिलिटी पे जो है नेगेटिव इफेक्ट होगा। इस बात को आप ये भी बोल सकते हो कि अगर अनलाइक की जगह लाइक की जगह अनलाइक चार्जेस अगर प्रेजेंट हो, कि हम बोल रहे हैं लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्शन हो रही है, अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव का इफेक्ट कम कर देगा और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव का इफेक्ट कम कर देगा। तो दो अगर अनलाइक चार्जेस जितने पास होंगे उतने ही स्टेबिलिटी को प्रमोट करेंगे। क्या होगा, टू unlike when two unlike charges are close, then it promotes stability। ये हमारे 4 रूल हो गए। 5th रूल क्या कहता है हमें स्टेबिलिटी के लिए? जो हमारा 5th रूल है वो बोलता है कि जितने भी किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही रेजोनेंस हाइब्रिड जो है उसका उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी मोर द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबल इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। दैट इज मोर द नंबर ऑफ contributing structures more stable is the resonance hybrid। जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का नंबर उतना स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, क्वेश्चंस की हेल्प से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर रहेगा। ये तो जैसे एक थ्योरेटिकल मैंने बताया विद एग्जांपल्स कि आप रूल्स किस सीरीज़ में देखेंगे, किस प्रायोरिटी लिस्ट जो सीरीज़ है रूल्स की वो क्या है। अब मेन जो है इनका एप्लीकेशन है कि आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे। आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आपको रूल्स याद हैं और आप उसको अप्लाई करना ही नहीं जानते कि कंपाउंड में आप कैसे देखोगे, किस सीरीज़ में देखना है, कि अगर आप पहले 4th रूल लगा रहे हो, फर्स्ट को आप देख ही नहीं रहे, पता चल रहा है फर्स्ट से ही सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, सो दैट विल मेक योर क्वेश्चन और आंसर रॉन्ग। सो लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस हियर। सो क्वेश्चंस देखते हैं हम। पहला जो है मैं कार्बोनेट आयन का क्वेश्चन ले रही हूँ। कार्बोनेट आयन एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है और एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी है। ये काफ़ी टाइम्स पूछ लिया जाता है। कार्बोनेट आयन्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं वो लिख लेती हूँ मैं पहले, फिर आप मेरे को पहले आप खुद से ट्राई करना कि इसकी स्टेबिलिटी की ऑर्डर क्या होगी, फिर आप मेरे से आंसर मैच करना। सो these are the resonating structures of carbonate ions। okay, this is 1, this is 2, this is 3। हम यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सबसे कम स्टेबल है। सबसे फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता था रेजोनेंस के स्टेबिलिटी चेक करने का? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, मोर द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स मोर स्टेबल इज द स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स देखेंगे हम सबसे पहले। यहाँ कोवलेंट बॉन्ड्स का नंबर कितना है? 1 2 3 4। ओके, हियर number of covalent bonds is 4, in this 1 2 3, here it's 3 and in this it's also 3। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग 1 तो जो है ज़्यादा स्टेबल हो गया सबसे, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा है। ओके, अब हमें देखना है सेकंड और थर्ड में कौन ज़्यादा स्टेबल है। सेकंड रूल क्या बोलता था कि जो न्यूट्रल स्पीसी होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू द चार्ज्ड वन। तो न्यूट्रल तो इन दोनों में कोई भी नहीं है, तो वो रूल तो यहाँ लगेगा नहीं। फिर आता है हमारा थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या बोलता है कि अगर नेगेटिव चार्ज जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा वो स्ट्रक्चर उतना ही स्टेबल होगा। अब आप सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर को अगर देखते हो तो ये तो दोनों कार्बन के दोनों ऑक्सीजन्स के ऊपर नेगेटिव दोनों स्ट्रक्चर में है, तो इनके बेसिस पे तो डिसाइड होगा नहीं।
तो हम यहाँ नहीं देखेंगे, हम किन के बेसिस पे देखेंगे, इस वाले कार्बन और इस ऑक्सीजन के बेसिस पे। यहाँ जो है नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है और यहाँ नेगेटिव कार्बन के ऊपर है। एज यू ऑल नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, देयरफॉर second is more stable than third, as in second structure negative charge is present on more electronegative atom and negative charge on more electronegative atom promotes stability, so second is more stable than third। तो हमें इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। अब हम फर्दर कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। अब हमें मान लो क्वेश्चन देता है, हमें 4 स्ट्रक्चर दिए हैं और हमें इन्हें क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। CH2N positive, double bond N negative, this is one। Then second one is CH2 positive, single bond N, double bond N negative, this is the second one। CH2 negative, single bond N positive, triple bond N, this is the third resonating structure and the fourth one is CH2 negative N double bond N positive, this is the fourth। अब आप इस पर रूल्स अप्लाई करके देखिए और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड कीजिए किस बेसिस पे। सबसे पहले हम फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स देखेंगे हम सबसे पहले। इस स्ट्रक्चर में कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ है 4, यहाँ कितने हैं 1 2 3, ओके, इससे कम हो गए। इसमें कितने हुए 1 2 3 4, ओके, यहाँ है 3, तो ये दोनों तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग पहले ही पीछे चले गए स्टेबिलिटी ऑर्डर में। अब हमें देखना है फर्स्ट और सेकंड, कि फर्स्ट और सेकंड में दोनों में 4 हैं तो इन दोनों का इनसे तो ज़्यादा है। अब हमें देखना है आपस में इनमें से किसका ज़्यादा है। फिर हम सेकंड देखेंगे, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग न्यूट्रल तो कोई भी नहीं है, दोनों ही चार्ज हैं। फिर हम थर्ड रूल पे जाएंगे कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कहाँ है। एज यू ऑल नो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन थर्ड। और फर्स्ट के बाद थर्ड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि थर्ड सेकंड और फोर्थ से तो स्टेबल ज़्यादा है ही, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एक ज़्यादा है सेकंड और फोर्थ दोनों से, ठीक है। तो फर्स्ट और 3, उसके बाद अब हमें डिसाइड करना है सेकंड और फोर्थ स्ट्रक्चर में। यहाँ आप देखोगे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी सेम है, कोई भी न्यूट्रल स्पीसी नहीं है, तो वो चार्ज वाला कंसेप्ट अब हम अप्लाई करेंगे कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कहाँ है। सिमिलरली यहाँ भी नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जहाँ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ तो सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन फोर्थ, सो दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज। ये रूल्स जो हैं ऐसे अप्लाई होते हैं और उनका मेन यूज़ ही यहाँ है। रूल्स याद करने का कोई बेनिफिट है ही नहीं अगर आपको उसे अप्लाई करना नहीं आता है। तो मेन जो आपको देखना है कि आपको रूल्स अप्लाई करने आने चाहिए, कि आप उन्हें कैसे यूज़ करेंगे और किस सीरीज़ में देखेंगे। और आप डायरेक्टली किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे नहीं जा सकते। पता चल रहा है कि आप सीधा ये देख रहे हो कि इस और इसमें मान लो कंपेयर कर रहे हो कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है नेगेटिव चार्ज लेकिन यहाँ पॉजिटिव पे तो ये ज़्यादा होगा। नहीं, आपको पहले नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स देखने हैं। प्रियोरिटी सीरीज में जो है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे देखने का रूल जो है वो थर्ड नंबर पे है, दैट इज द थर्ड रूल। फर्स्ट रूल जो है वो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स का है, तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स याद करने हैं। तो इनकी एक जो पर्टिकुलर सीरीज है उसी सीरीज में आप इन्हें याद करेंगे और देखेंगे। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH and positive NH3 and this is the first and second one is CH2 positive single bond CH double bond NH3। अब इसमें आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है तो आप क्या बोलेंगे? दोनों में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स तो जो है सेम है, ना तो कोई न्यूट्रल स्पीसी है। फिर हम जो थर्ड रूल हमने देखा था कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल है, इसका वाइस वर्सा हमने क्या बोला था कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो वो स्टेबिलिटी को कम करेगा। जैसे यहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ स्टेबिलिटी कम होगी तो सेकेंड स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन वन। ये बोलेंगे आप कि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है इसका। अगर आप ये बोल रहे हैं देन यू आर रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। एज यहाँ आप देखिए, यहाँ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 3 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और डबल बॉन्ड यहाँ बना रहा है। सो नाइट्रोजन इज पेंटावेलेंट हियर।
स्टेबिलिटी ऑर्डर में कभी भी हमें बेसिक रूल्स को नहीं भूलना है, हमें पहले ये देखना है कि स्ट्रक्चर ठीक भी है या नहीं। पता चल रहा है स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है और आप उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बता रहे हैं, नो। कीप वैलेंसी इन योर माइंड। तो ये क्यों नहीं हुआ? एज दिस स्ट्रक्चर डू नॉट एग्जिस्ट, ये स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसमें एज नाइट्रोजन कांट बी पेंटावेलेंट, नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता है, तो ये स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेन जो टिप्स हैं स्टेबिलिटी जानने के लिए, पहला कि आप रूल्स को जो है सीरीज में याद करेंगे कि उनकी प्रायोरिटी सीरीज क्या है, कि सबसे पहले आप किस रूल को प्रायोरिटी दे रहे हो, सेकेंडली आप किसको दे रहे हो, उस सीरीज में देखेंगे। फिर इसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे आप, मेन जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। थर्डली आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्टेबिलिटी रूल्स जो है अप्लाई कर रहे हैं और पता चल रहा है कि वो स्ट्रक्चर जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको वैलेंसी का भी ध्यान रखना है कि किसी की वैलेंसी का रूल्स तो वायलेट नहीं हो रहा है। So this is all about rules to decide stability of resonating structures. This topic is very important from competitive और objective questions point of view. Most of the time अगर आप कोई competitive test दे रहे हैं तो objective questions में आपसे stability order पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि आप resonance structures बनाइए किसी भी compound के. So this is a very important topic. So practice this. तो आज हमारा रेजोनेंस का जो है टॉपिक वो ख़त्म होता है। हमने पहले ये सेकंड लेक्चर था रेजोनेंस का, 2 लेक्चर्स में रेजोनेंस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आप में से किसी को भी कोई क्यूरीज और डाउट्स आते हैं तो आप अभी के लिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप मेरे से लेक्चर्स लेना चाह रहे हैं, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देन सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो।